हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 5 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ हमारे पास यहाँ पर अरब कंट्री से है, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट। देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट पहली ऐसी अरेबियन कंट्री बना है जिसने हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू किया है कोल से। अब आप समझिए, देखिए, अरेबियन कंट्री से पास अच्छे तादाद में क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, तो वो पेट्रोल डीजल का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरली जनरेट कर लेते हैं या सनलाइट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो कोल का यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब ये सबसे पहले कहाँ हुआ है? ये हुआ है हमारे पास यूएई में, और टू बी प्रिसाइज अगर यूएई में भी कहाँ हुआ है तो दुबई में। ठीक है, ये कोल प्लांट बनाने का काम करेगा हाइसन कोल प्लांट, ये हमारे पास होगा। और ये कोल प्लांट बनाने का काम कौन करेगा? एक्वा पावर, ये सऊदी अरेबिया की कंपनी है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहने चाहिए। जब हम कोल की बात करते हैं, कोयले की बात करते हैं, 4 टाइप का कोयला होता है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी टाइप? दैट इज एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। इन 4 तरह का कोयला हमारे पास अवेलेबल होता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें बेस्ट क्वालिटी एंथ्रासाइट की रहती है और जो वर्स्ट क्वालिटी वो पीट की रहती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहने चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा स्टूडेंट, हमारे पास इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू कोल या कार्बन, तो दैट इज नोन टू बी कार्बनाइजेशन। ये वर्ड याद रखना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द कार्बन फॉर्म नोन टू बी कार्बनाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आप सारे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कई तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास एपैक इकोनॉमिक लीडर समिट 2020। सो व्हाट इज एपैक? एपैक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इनकी 27th लीडर समिट हुआ था। इस बार किसने होस्ट किया? हमारे पास कुआलालंपुर ने। सो कुआलालंपुर कहाँ है? दैट इज इन मलेशिया। और देखिए स्टूडेंट, जब भी मैं एपैक की बात करता हूँ 21 इकोनॉमीज जो हैं यहाँ पर पार्टनर हैं। कितनी इकोनॉमीज पार्टनर हैं? 21 इकोनॉमीज। और 1989 में 21 इकोनॉमीज यहाँ पे पार्टनर हैं, और ये ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास 1989 में। ठीक है, सो 1989, डू रिमेंबर द ईयर। सो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोइनुद्दीन यासिन इस साल के चेयर हैं। 2020 जो हमारे पास ईयर है उसके चेयर कौन है? मोइनुद्दीन यासिन, क्योंकि कंट्री जो इसको होस्ट कर रही है वो है मलेशिया। ठीक है, तो मोइनुद्दीन यासिन काफी न्यूज में रहे हैं। ठीक है, मतियार मोहम्मद को उन्होंने रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर थीम भी दी गई है, थीम आप एक बार पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा कि इस बार की होस्टिंग कंट्री थी हमारे पास मलेशिया, और लीडर थे यहाँ पर मोइनुद्दीन यासिन जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के। देखिए, मलेशिया के बारे में जब भी मैं बात करूं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या? मलेशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। ठीक है, मलेशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड। मलेशिया पूरे विश्व में पाम ऑयल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर हम हमारी बात करें टू बी प्रिसाइज इंडिया की, तो इंडिया जनरली पाम ऑयल 2 कंट्री से इंपोर्ट करता है। कौन सी 2 कंट्री से इंपोर्ट करता है? वन इज इंडोनेशिया। ठीक है, अभी हमने अपनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इंडोनेशिया की तरफ शिफ्ट कर दी है। ठीक है, और अनदर वन इज मलेशिया। सो इंडोनेशिया और मलेशिया याद रखेंगे, 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पर पाम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉमरेटिव कॉइन टू मार्क द फाउंडेशन डे। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पेशल कॉइन लॉन्च किया है। ठीक है, किसकी याद में? हमारे पास 100th ईयर होने की याद में। कौन सी यूनिवर्सिटी? लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने 100 ईयर कंप्लीट किए, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक कॉइन लॉन्च किया है, कॉमरेटिव कॉइन। तो कॉमरेटिव कॉइन का मतलब होता है यादगार कॉइन जो है। और ही ऑल्सो रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प, एक स्टैम्प भी इशू की है। ठीक है, इंडिया पोस्ट के द्वारा, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को लेकर। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर आप देखिएगा कि उसके 100 साल पूरे हुए थे, तो एक कॉइन और एक पोस्टल स्टैंप जारी की गई है। देखिए, जब भी हम कॉइन्स की मिंटिंग की बात करते हैं, सिक्कों को बनाने की बात करते हैं, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या? भारत में सिक्कों को बनाने का काम 4 जगहों पर किया जाता है। ठीक है, मुंबई, ठीक है, हमारे पास कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। तो 4 जगहों पर ये सिक्के बनाने का काम भारत में किया जाता है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट यूपी की, तो यूपी में कई पुराने इंस्टीट्यूट है जो 100 ईयर्स ओल्ड है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, BHU भी 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है और देश की सबसे ऐतिहासिक और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और याद रखेंगे इसके फाउंडर कौन थे? वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय
हमारे पास फाउंडर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। आपको मैं स्टूडेंट ये भी चीज़ बता दूं कि भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है वो है सिरमपुर कॉलेज। ठीक है, सिरमपुर कॉलेज जो कि आज की डेट में कहाँ है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में टू बी प्रिसाइज। ये हमारे पास देश का सबसे ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि 1818 में एस्टेब्लिश हुआ था और आज भी काम कर रहा है। तो सिरमपुर कॉलेज हमारे पास कहाँ है, हमारे पास दैट इज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन नेवी इंडक्ट्स 2 MQ-9B सी गार्डियन। अब ये है क्या भाई, इंडियन नेवी अपने बेड़े में शामिल करेगी 2 MQ-9B सी गार्डियन। अब ये हैं क्या, ये बेसिकली ड्रोन्स है, अनमैन्ड ड्रोन्स। अब ये ड्रोन्स क्या होते हैं, ऐसे प्लेन स्टूडेंट जिनके अंदर पायलट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पिक्चर, ऐसे प्लेन जिनमें पायलट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन। अभी इंडिया ने यहाँ पर यूएसए से 2 ड्रोन्स हैं जो उनको एक तरह से प्रोक्योर किया है, लीज पे लिया है। ठीक है, लीज पे लिया है और इनको बनाने का काम करती है एक अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स नाम की कंपनी से इनको लीज पे लिया है 1 साल के लिए। अब आप कहेंगे कि इसको किराए पे लेने का क्या मतलब कि एक ड्रोन को किराए पे लेने का क्या मतलब। देखिए स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हम बड़े लेवल पर एक ऑर्डर प्लेस करें और बड़े लेवल पे इन प्लेन्स को खरीदें, लेकिन उससे पहले हम जाकर किसी भी दुकान पर जाकर क्या बोलते हैं कि अपना प्रोडक्ट दिखाइए, पहले हम प्रोडक्ट जरा चलाकर एक बार देख लें। तो सेम यहाँ पर वही बात है कि हम 1 साल तक ये जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ करके देखेंगे और देखेंगे कि यह सूटेबल है या नहीं। अगर ये सब सूटेबल रहते हैं तो हम इनका यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में भारत के डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको स्टूडेंट मैं अभी यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या अभी हमारे पास आर्मेनिया और अजरबैजान की हमें वॉर देखने को मिली थी। ठीक है, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान। ठीक है, सो अगर आप इस वॉर के बारे में बात करें तो इस वॉर के अंदर अभी जो वॉर हुई है अजरबैजान और आर्मेनिया की, तो इसमें ड्रोन्स ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया और अजरबैजान को एक एज रहा। अजरबैजान यहाँ पर एक तरह से डिसीजिव विक्ट्री ले गया। क्यों? क्योंकि उसने टर्किश में ड्रोन का यूज़ किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा टर्की ने जो ड्रोन बनाया है उसका नाम है बेरक्टर TB2। तो ये जो ड्रोन है आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये टर्किश में ड्रोन है और इस टर्की ने इस ड्रोन को हमारे पास सेल किया था कौन सी कंट्री को, अजरबैजान को। ठीक है, अब इंडिया को डर ये भी सताने लगा है कि टर्की जो है उसके पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो वो ये जो ड्रोन है वो पाकिस्तान को भी सप्लाई कर सकता है। तो याद रखेंगे हमारे पास टर्की का कौन सा ड्रोन है जिसको यूज़ किया गया अजरबैजान के द्वारा, सो दैट इज बेरक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन फॉर गगनयान मिशन। देखो स्टूडेंट, इसरो का आने वाले टाइम में एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है गगनयान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गगनयान क्या है, हम अपने 3 साइंटिस्टों को, ठीक है, हमारे पास 5 से 7 दिन के लिए स्पेस में भेजेंगे 2022 से पहले, और इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। जी हाँ, याद रखेंगे मिशन का नाम है गगनयान मिशन। और ये मिशन इसरो और रोसकोसमोस का एक जॉइंट मिशन है, इसरो और रोसकोसमोस। अब ये रोसकोसमोस क्या है, रशिया की स्पेस एजेंसी। तो ये दोनों स्पेस एजेंसीज मिलकर इस मिशन को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन इस सब में इंडिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन एस्टैब्लिश किया है। याद रखिएगा कि इंडिया ने एक टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन कहाँ एस्टैब्लिश किया गगनयान मिशन को लेकर, सो दैट इज इन स्टूडेंट कहाँ पर, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसरो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन इस सब में हमारे पास अगर हम बात करें, इसरो 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसरो को स्टार्टिंग से ही हेल्प मिली किसकी, रशिया की। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट बनाया था उसका नाम था आर्यभट्ट। ये तो सबको पता होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम से हमने सैटेलाइट पहला जो है वो लॉन्च किया था, लेकिन ये हमने खुद लॉन्च नहीं किया था, हमने इसमें रशिया की हेल्प ली थी। 1975 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी, लेकिन लॉन्चिंग के लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो रशियन रॉकेट था। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया था, सो दैट इज इन द ईयर 1975। हमारे पास पहले सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट, और पहला सैटेलाइट लॉन्च कब हुआ था, 1975। नेक्स्ट हमारे पास लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो देखो स्टूडेंट, ले का है हमारे पास इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहां पर वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाने का प्लान कर रही है, और एयरफोर्स को यहां पर इससे एक एडवांटेज मिलेगी। देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिएगा,
हमारे पास ये जो लद्दाख वाला एरिया भी बहुत न्यूज़ में था, लेह लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, और बॉर्डर पर आपको पता ही है कि गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, तो हमने भी यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ करते हुए, ताकि हमारे सोल्जर्स को, एयरफोर्स को एडवांटेज रहे, एक सोलर पावर प्लांट बनाने की बात की है। हमारे पास लद्दाख, हमारे पास यूनियन टेरिटरी बना था जम्मू कश्मीर की बाइफर्केशन के बाद। सो राइट नाउ याद रखिएगा, भारत में टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, भारत की जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, वो है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार एरिया वाइज। और जो भारत की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। ये भी याद रखिएगा, भारत की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, दैट इज लक्षद्वीप। ओके, सो ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास साइक्लोन निवर टू हिट द नॉर्थ इंडियन ओशन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक निवर नाम का साइक्लोन आया है और ये हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, हमारे ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज में, जैसा कि साइक्लोन करते हैं, ठीक है। तो निवर साइक्लोन के बारे में आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, देखो पहली बात तो ये साइक्लोन जो है इनके नाम रखे जाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, WMO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। WMO हमारे पास 1950 से काम करने वाली एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास जिनीवा में है। तो पहले तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेदर से रिलेटेड काम करने वाली एक संस्था है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में 1950 से ये काम कर रही है हमारे पास संस्था। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास नेमिंग के लिए WMO क्या करती है? टर्न देती है। जितनी भी इंडियन ओशन में कंट्रीज होंगी उनको टर्न दी जाएगी साइक्लोन का नाम रखने के लिए। तो इस बार जो टर्न थी वो किसकी थी? वो थी टर्न थी ईरान की। तो पेपर में ना स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो निवर साइक्लोन है, आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निवर साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने दिया था। ऑप्शन में आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आंसर हमारे पास क्या है? ईरान, ठीक है। तो निवर का नाम हमारे पास किसने दिया था? ईरान ने दिया था। एक छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जिनको यहां पर इंडियन ओशन में साइक्लोन कहा जाता है, हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में इन्हीं को क्या कहा जाता है? हरिकेन। याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में जो साइक्लोन है बेसिकली उनको किस नाम से जाना जाता है? बाय द नेम ऑफ हरिकेन्स, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ₹900 करोड़ टू मिशन कोविड सुरक्षा। देखो हमारे पास अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने 900 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं टू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अंडर मिशन कोविड सुरक्षा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, पिछले कुछ टाइम में हमारे पास टोटल 3000 करोड़ रुपए एलोकेट हो चुके हैं इस मिशन को लेकर, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को लेकर हमारे पास 3000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट हो चुके हैं। गवर्नमेंट चाहती है वैक्सीनेशन का काम जल्दी से जल्दी हो। और आपको मैं बता दूं कि इस सब में हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक है। सो 900 करोड़ रुपीज यहाँ पे एलोकेट हुए हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है, कमेटी का नाम याद रखेंगे। जो भारत में कमेटी बनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन ओवरसी करने के लिए, वो है हमारे पास डॉक्टर VK पॉल कमेटी। डॉक्टर VK पॉल कमेटी टू ओवरसी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो कई सारी वैक्सीन के अप्रूवल हो चुके हैं अलग अलग कंट्रीज में। यहां पर आप फंड एलोकेशन याद रखिएगा कि फंड एलोकेशन हमारे पास कितना हुआ है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास इंडियाज हाईएस्ट रेटेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब पहली बात तो ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? देखिए ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। आपके घरों में कुछ वोल्टेज आती है, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होती है, आपने देखा होगा जो हैवी ट्रांसमिशन लाइंस होती है उनमें वोल्टेज बहुत हाई होती है, लिखा होता है ना 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, लेकिन आपके घरों में वोल्टेज कम होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? देखिए हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो स्टेप अप किया जाता है वोल्टेज को, ताकि लॉसेस कम रहे। लेकिन जब आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। भारत में आप याद रखिएगा,
BHEL वो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने, इलेक्ट्रिक सामान बनाने के लिए काम करती है, इलेक्ट्रिकल्स के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने एक 500 MVA का एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया है, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है। इसको कहाँ बनाया गया है? BHEL मध्य प्रदेश में। BHEL के बारे में स्टूडेंट जब मैं बात करता हूँ तो याद रखिएगा कि हमारे पास नितिन सिंघाल यहाँ पर CMD है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो हमारे पास आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में, ठीक है। BHEL का हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी BHEL थोड़ा और एडवांस लेवल पे काम करने जा रही है। ऐसा सुनने को मिला है कि BHEL जल्दी ही भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करना शुरू करेगी, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी अभी BHEL हमें जल्दी ही काम करती हुई दिखाई देगी। इसके बारे में बात कहाँ हुई थी तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके बारे में हमारे पास बात हुई थी जो हमारे पास अभी रिसेंटली हुआ था डिफेंस एक्सपो, याद रखिएगा, अभी भारत में हुआ था डिफेंस एक्सपो 2020। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कहाँ हुआ था? दैट हेल्ड इन लखनऊ। तो जो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, तो वहाँ पर हमारे पास ये बात कही गई थी किसके द्वारा? BHEL के द्वारा, कि जल्दी ही वो भारत के डिफेंस सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगी, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है आपको क्लियर रहने चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखो, नागालैंड भारत की एक नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट, यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया हॉर्नबिल फेस्टिवल, और फर्स्ट टाइम वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया पैंडेमिक की वजह से। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, नागालैंड के कल्चर में बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो नागालैंड की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। तो यहाँ पर नागा हेरिटेज विलेज, यहीं पर इसको ऑब्जर्व किया गया। 10 दिन का इवेंट होता है कुछ इस तरह से, हमारे पास ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो नागालैंड की जब मैं बात करता हूँ, सो नागालैंड शेयर बॉर्डर विद, हाँ जी, म्यांमार, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। नागालैंड शेयर बॉर्डर विद म्यांमार, नागालैंड और म्यांमार ये बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर भी है, दैट इज नोन टू बी पटकाई माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलेंगे पटकाई माउंटेन रेंजेस। तो आपको याद रखना है कि पटकाई माउंटेन रेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? दैट इज बिटवीन म्यांमार एंड नागालैंड, ठीक है, या यू कैन से म्यांमार एंड इंडिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास शाहकर प्रज्ञा टू ट्रेन फार्मर्स, ठीक है। शाहकर प्रज्ञा, यहाँ पर देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट ऑनगोइंग है। तो इन्होंने क्या कहा है कि फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव ये लॉन्च करेंगे, दैट इज शाहकर प्रज्ञा। इसमें हमारे पास आप देखिएगा 45 ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, मतलब कि 45 तरह की अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं। और ये हमारे पास शाहकर प्रज्ञा NCDC, हमारे पास नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके तरफ से एक इनिशिएटिव है बेसिकली, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, दैट इज शाहकर प्रज्ञा। ऑल्दो देखो आजकल एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है नेगेटिव रीजन की वजह से। आपको पता चलेगा फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको पता होगा कि फार्मर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फार्मर आज से नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर तो अंग्रेज़ों के टाइम में भी प्रोटेस्ट किया करते थे। और सबसे फेमस फार्मर का प्रोटेस्ट कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे फेमस फार्मर का प्रोटेस्ट इंडियन हिस्ट्री में है कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। सो डू रिमेंबर, अभी तक का सबसे फेमस सत्याग्रह कौन सा है फार्मर के द्वारा? दैट इज चंपारण सत्याग्रह। ये पहला सत्याग्रह था जिसको गांधी जी ने लीड किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला सत्याग्रह जो गांधी जी ने लीड किया वो था चंपारण सत्याग्रह। क्यों शुरू हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये शुरू हुआ था 3 खटिया सिस्टम के खिलाफ। ये 3 खटिया सिस्टम क्या था कि आपको अपने खेत में 3/20 लैंड में इंडिगो उगाना पड़ेगा, जिसको कहा जाता था 3 खटिया सिस्टम। तो आपने याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो क्यों हुआ था? ये हुआ था 3 खटिया सिस्टम के विरुद्ध, ठीक है। क्यों देखने को मिला था? अगेंस्ट द 3 खटिया सिस्टम। उसके विरुद्ध में चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार। बिहार में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला और इस प्रोटेस्ट को लीड करने कौन आए थे? खुद महात्मा गांधी। तो यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी लॉन्च किया है ट्रेनिंग मॉड्यूल शाहकर प्रज्ञा। नेक्स्ट हमारे पास लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से सुनो, हमारे पास बहुत सारे केसेस जो हैं वो कम होते दिखाई दिए मलेरिया के रिसेंट टाइम में, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पर देखी गई एज पर द WHO रिपोर्ट। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है,
ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब मैं बात करूं तो हमारे पास आपको पता होगा इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। टेड्रोस एडनोम जो है वो हमारे पास इसके डायरेक्टर जनरल हैं और 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं, हाँ जी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। अब आपको मैं एक स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि मलेरिया जो है वो हमारे पास एनाफ्लीज मॉस्किटो स्प्रेड करता है, ये तो सबको पता ही होता है। मलेरिया का जो हमारे पास इशू है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड आउट होता है। ये पूरे विश्व को बताया किसने था कि मलेरिया एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड आउट होता है। सो दैट क्रेडिट गोज टू रोनाल्ड रॉस, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोनाल्ड रॉस वो पर्सन थे जिन्होंने ये सारा का सारा सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया था। और गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल मिशन फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है नेशनल मिशन फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास ये जो मिशन है इसके तहत 2030 तक इंडिया ने मलेरिया को एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया को पूरे भारत से खत्म करने के लिए कौन सा ईयर लक्ष्य रखा गया है? 2030, ठीक है। 2030 विल बी द टारगेट ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है क्यूएस की तरफ से। तो यहाँ पर इन्होंने विद द एसोसिएशन ऑफ किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जो कि हमारे पास जेदा में है, उसके साथ मिलकर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग रिलीज की है, एशिया की बेस्ट हायर एजुकेशन रैंकिंग। तो उसमें टॉप किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने, एनयूएस ने इसमें टॉप किया है तीसरे साल लगातार। इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 10 में तो नहीं है, लेकिन टॉप 50 में सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट जगह बना पाए हैं, तो उनके नाम आप देख लीजिएगा। सबसे टॉप पे है आईआईटी बॉम्बे जो फिर भी 37th पोजीशन पे है, उसके बाद आईआईटी दिल्ली 47th पे और फिर आईआईटी मद्रास 50 पे। तो टॉप 50 में सिर्फ 3 है। आप सोच के देखिए, इंडिया इतना बड़े कंट्री, इतनी यूनिवर्सिटीज़, फिर भी हमारी जो रैंकिंग्स हैं वो बहुत ही खराब है, क्योंकि फंडिंग की कमी रहती है यूनिवर्सिटीज़ में और कई सारे इश्यूज रहते हैं भारतीय यूनिवर्सिटी में। तो इसी वजह से रैंकिंग्स जो है वो आपको पीछे देखने को मिलेगी। तो आप इसमें एक तो ये याद रखेंगे इंडिया की किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, दैट इज आईआईटी बॉम्बे, रैंक रहा 37। और दूसरा याद रखेंगे टॉप किसने किया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट याद रखना जरूरी है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एयर क्वालिटी की तरफ से रिपोर्ट रिलीज की गई, और जिसमें वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में सबसे टॉप पे रहा लाहौर इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पार्टिकुलेट मैटर को मेनली कंसिडरेशन में रखा है। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10, ये दो बहुत मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं जब भी हम बात करते हैं, PM 2.5 और PM 10, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पे इनकी कंसंट्रेशन थी। दिल्ली भी यहाँ पर बहुत पीछे नहीं है, दिल्ली का भी बुरा ही हाल है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो हमारे पास स्पेशली साउथ एशिया की जो सिटीज़ हैं वो बहुत हद से ज़्यादा पॉल्यूटेड है। देखिए, आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट, कि हमारे पास ओजोन भी एज अ पॉल्यूटेंट कंसिडर की जाती है अगर वो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो। अगर ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उसको सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कहा जाता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट किसे कहा जाता है। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट किसे कहा जाता है? ओजोन को। सो डू रिमेंबर, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट किसको कहा जाता है? ओजोन को। एक और चीज मैं और आपको बता दूं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ताजमहल जो है वो येलो पड़ रहा है। ताजमहल कहते हैं कि पोल्यूशन के कारण येलो होता जा रहा है, लेकिन कौन से पोल्यूटेंट की वजह से? तो जस्ट बिकॉज ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, याद रखना, जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल का जो कलर है वो येलो कलर में टर्न हो रहा है SO2 की वजह से, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल टर्निंग इनटू येलो कलर। तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। सो हमारे पास ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है यहाँ पर। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यू ग्लोबल CEO ऑफ बाटा। तो देखो, बाटा जो है हमारे पास एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, पहले तो आप ये बात याद रखना, ठीक है। बाटा जो है वो एक स्विस कंपनी है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बाटा की इंडियन कंपनी है। तो उसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं संदीप कटारिया। तो संदीप कटारिया यहाँ पर बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन CEO ऑफ बाटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने एलेक्सिस नसार्ड को यहाँ पर रिप्लेस किया है। आपको स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो CEO हैं राइट नाउ इंडियंस है। जैसे अगर हम देखें
गूगल की पेरेंट कंपनी, ठीक है। अगर हम बात करें अल्फाबेट, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है, सबको पता ही है, तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लेट्स से एडोबे की, सो एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है स्टूडेंट जिनकी लाइन लगी पड़ी है। तो मैंने सिर्फ टॉप मास्टर कार्ड है हमारे पास, मास्टर कार्ड भी देख सकते हैं। मास्टर कार्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएसए की, पेमेंट गेटवे। सो मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बांगा। ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज को चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल पॉइंट बताना चाहूँगा जो अभी तक शायद आपने ध्यान ना किया हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड से रिलेटेड कंपनी की हमने बात की है। हमारे पास आपको मैं स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक है नोवार्टिस। वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी कंसिडर की जाती है नोवार्टिस। इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसल स्विट्जरलैंड में। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, इसके जो सीईओ हैं, नोवार्टिस के जो सीईओ हैं, वो भी हमारे पास इंडियन है। जी हाँ, नोवार्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके सीईओ भी इंडियन है, उनका नाम है वी नरसिम्हन, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी इंडियन कंपनी, मतलब कितनी सारी वर्ल्ड क्लास कंपनीज जिनके सीईओ इंडियंस हैं और उन कंपनीज को चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि भारत में इनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए दूसरी कंट्रीज में जाकर हमारे पास क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जाकर सर्व कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि इंडिया को अगर अपना लेवल अप करना है तो इन लोगों को, ब्रेन ड्रेन को होने से कहीं ना कहीं इंडिया को रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C32LH22 इसरो। अब देखिए स्टूडेंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसने क्या किया है, क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक बनाकर दिया है इसरो को। बेसिकली इसका यूज कहाँ होगा, ये क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक यूज कहाँ होगा, तो आप स्टूडेंट समझिए कि इसरो का जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रॉकेट है, दैट इज GSLV Mark 3, उसकी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं ये हमारे पास इंप्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अभी राइट नाउ इसरो का जो सबसे हैवी लिफ्ट रॉकेट है, सबसे पावरफुल रॉकेट जो इसरो का है, दैट इज GSLV Mark 3, ठीक है। कौन सा रॉकेट है? GSLV Mark 3, ओके। GSLV Mark 3 सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसको बाहुबली मीडिया के, इसको मीडिया जो है बाहुबली के नाम से जानती है, ठीक है। तो इस रॉकेट के अंदर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक एक तरह से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इसकी कैपेसिटी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। अभी हमने थोड़ी देर पहले गगनयान मिशन की बात की थी, गगनयान मिशन में भी हम इसी रॉकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। गगनयान मिशन में भी हम GSLV Mark 3 बाहुबली का यूज़ करेंगे। आपको स्टूडेंट HAL के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसरो का हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु से ऑपरेट करती है। तो HAL हमारे पास, HAL भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये भी बेंगलुरु से ही ऑपरेट करती है। HAL का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। लेकिन हाँ, HAL के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन का नाम याद रख लेना, R माधवन। इनके चेयरमैन का नाम याद रख लेना, R माधवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट ऑक्टेन पेट्रोल। अब ये ऑक्टेन पेट्रोल क्या है, आइए ये समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पर आप समझिएगा कि जो आप नॉर्मल पेट्रोल खरीदते हो या फिर आप कोई स्पेशल पेट्रोल खरीदते हो, नॉर्मल पेट्रोल और स्पेशल पेट्रोल में जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे ना कई तरह का पेट्रोल मिलता है, लेकिन 99% लोग नॉर्मल पेट्रोल ही भरवाते हैं। तो कोई पेट्रोल कितना अच्छा है कितना बुरा है कैसे पता चलता है? उसके ऑक्टेन नंबर से। कोई पेट्रोल कितना अच्छा है कितना बुरा है कैसे पता चलता है? विद इट्स ऑक्टेन नंबर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो नॉर्मल पेट्रोल हम खरीदते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 86, 87 इतना कुछ होता है। जो नॉर्मल पेट्रोल हम खरीदते हैं ना उसका ऑक्टेन नंबर 86, 87 कुछ होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो वो उतना ही अच्छा है। तो यहां पर आप समझिए कि पहली बार भारत में 100 नंबर का ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च हुआ है और ये किसने किया है? दैट इज बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC ने। IOC की मथुरा में एक रिफाइनरी है, वहां से ये पेट्रोल जो है वो बनना शुरू हुआ है और पहली बार भारत में
ये पेट्रोल जो है वो अवेलेबल होगा। इसकी कीमत भी कम नहीं होगी स्टूडेंट, नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कहीं ज़्यादा, लगभग 160 रुपये पर लीटर ये XP100 नाम का पेट्रोल आपको मिलेगा। ये जो भारत का सबसे राइट नाउ सबसे हाईएस्ट ग्रेड पेट्रोल है उसका नाम है XP100 राइट नाउ। कल को हो सकता है इससे भी अच्छा जाए, लेकिन अभी के लिए XP100। इसको बनाने का काम कौन करता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, मथुरा रिफाइनरी में बना है, ठीक है। रेट आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, रेट याद रखना यहां पर कोई भी जरूरी नहीं है, रेट से आपको कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास अगर हम बात करें, वर्चुअल आदि महोत्सव इन मध्य प्रदेश। देखिए हमारे पास मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर कौन है? आदिवासी लोगों के लिए मिनिस्टर अलग से है, तो दैट इज अर्जुन मुंडा। तो इन्होंने यहाँ पर आदि महोत्सव, एक तरह से एक ऐसा उत्सव होता है जो ट्राइबल लोगों के लिए होता है, जहाँ पर उनके कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रमोट करने की बात की जाती है, उसको यहाँ पर वर्चुअली लॉन्च किया। और इस बार की जो होस्टिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। इस बार की जो होस्टिंग स्टेट है वो मध्य प्रदेश। आदि महोत्सव इज ऑल्सो नोन एज नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। आदि महोत्सव को ही हम नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। इसको मैनेज करने का काम स्टूडेंट कौन करता है? हमारे पास ट्राइफेड। इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारे पास ट्राइफेड, ठीक है। सो ये ट्राइफेड जो है दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका नाम आप कहीं ना कहीं याद रखेंगे। चलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट में एक और अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ। हमारे पास आपको जनरली यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश। याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा, हमारे पास यूपी में एक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, यूपी गवर्नमेंट ने, कि यूपी में एक थरू ट्राइब है। यूपी में आपको देखने को मिलेगी थरू ट्राइब। ये यहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के कल्चर को, ट्रेडिशन को यूपी गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर क्या करेगी? प्रमोट करेगी। तो आपसे मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ स्टूडेंट कि हमारे पास थरू ट्राइब जो है वो हमारे पास इसकी कल्चर को, ट्रेडिशन को कौन सी स्टेट पूरे विश्व में प्रमोट करने के लिए काम करेगी? सो दैट इज द स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। और या फिर मैं इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कौन सी स्टेट के द्वारा थरू ट्राइब प्रमोट किया जा रहा है और वो किस स्टेट से रिलेटेड है। सो दैट इज अगेन आंसर रहेगा मेरे पास उत्तर प्रदेश, ठीक है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कौन है हमारे पास? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, सॉरी, अमूल बिकेम द वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसर। तो मिल्क की प्रोसेसिंग होती है, तो यहां पर एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क के द्वारा। तो यहां पर क्या कहा गया है कि अमूल जो है, अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। अमूल की फुल फॉर्म भी है, देखिए स्टूडेंट, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो गुजरात से बेसिकली, गुजरात में आनंद नाम की जगह है जहां से बेसिकली अमूल जो है वो ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसर कहा गया है। नंबर 1 पे है हमारे पास यूएसए की एंटिटी दैट इज डेयरी फार्मर ऑफ अमेरिका, ठीक है। और यहां पर इनका मिल्क इनटेक देख लीजिए 29 बिलियन केजी। और उसके बाद है फॉन्टेरा। यहां पर आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि ये क्या है, कि सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री? न्यूजीलैंड, जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन न्यूजीलैंड जो है दैट इज फेमस फॉर डेयरी एक्सपोर्ट, ठीक है। जो डेयरी के एक्सपोर्ट है उसमें आपको बता दूं कि हमारे पास, सॉरी स्पेलिंग थोड़े से गड़बड़ हो गए, जो डेयरी एक्सपोर्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो काफी हद तक आगे आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड, ठीक है। डेयरी एक्सपोर्ट में आपको काफी हद तक आगे देखने को मिलेगा कौन सी कंट्री? न्यूजीलैंड। काफी बड़े लेवल पे ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी इसी वजह से आप देखिएगा कि एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर मिल्क प्रोसेसिंग में सेकंड नंबर पे उसकी कंपनी दिखाई देती है, फॉन्टेरा, ठीक है। थर्ड नंबर पे है लैक्टिलस, जो कि हमारे पास फ्रांस से है। इंडिया में याद रखिएगा 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे ऑन द बर्थडे ऑफ, हाँ जी, किसका बर्थडे होता है? अगर हम बात करें मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर यहां पर हम बात करें मिल्कमैन ऑफ इंडिया, तो आपको स्टूडेंट ये पता होगा कस्तूरी, हमारे पास जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया, इन्होंने खुद कभी दूध नहीं पिया, ठीक है। ये खुद कभी दूध नहीं पीते थे, लेकिन इन्होंने पूरे भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया और उसी के तहत हमारे पास भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 हुआ। वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन वो पर्सन थे स्टूडेंट जो कभी खुद दूध नहीं पीते थे, लेकिन पूरे विश्व में इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में इन्होंने फेमस कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड इन्होंने चलाया था भारत में,
ये भी आप लिख लो, ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन ने चलाया, जिसके थ्रू ये हमारे पास कहलाए मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्हीं के बर्थडे को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेंडेमिक डिक्लेयर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। पेंडेमिक जो है उसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है किसने, हमारे पास मरियम वेबस्टर एंड डिक्शनरी.com ने, ठीक है। सो पेंडेमिक आपको बहुत वर्ड सुनने को मिला ड्यूरिंग द कोविड, और इसी वजह से आप देखिएगा कि 2-3 वर्ड्स काफ़ी फेमस हुए इस साल। सो पेंडेमिक हुआ, लाइक क्वारंटीन हुआ। तो क्वारंटीन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। क्वारंटीन वर्ड जो है उसको हमारे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, याद रखिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे पास इसको डिक्लेयर किया गया है क्वारंटीन को वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। सो ये भी एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। और पेंडेमिक को डिक्लेयर किया है वर्ड ऑफ द ईयर किसने, मरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com ने। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको याद कीजिए कि WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, ठीक है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमारे पास ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल, कहां पर, उड़ीसा की पूरी बीच पे, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगा थीम जो रही इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल की वो रही इन्वायरमेंट एंड कोविड-19। और यहां पर एक बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट प्रेजेंट रहे, सुदर्शन पटनायक, जो भारत के बहुत ही फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं, सुदर्शन पटनायक, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो एक तो सुदर्शन पटनायक का नाम याद रख लेना, और ये याद रख लेना हमारे पास इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किया गया, चंद्रभागा बीच पे। ओके, आपको बता दूं कि स्टूडेंट हमारे पास कौन सी बीच कितनी अच्छी है वो कैसे डिसाइड होता है। जो हमारे पास बेस्ट टूरिज्म बीचेस होती है उनको मिलता है ब्लू फ्लैग, उनको ब्लू फ्लैग बीचेस कहा जाता है। और अभी रिसेंटली भारत की 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग मिला था, भारत की 8 बीचेस को अभी रिसेंटली इंडिया की 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग मिला था। तो याद रखना ब्लू फ्लैग जो है वो किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू बीचेस। अगर हाँ पेपर में क्वेश्चन आ गया किस कंट्री में आपको मैक्सिमम ब्लू फ्लैग बीचेस देखने को मिलेंगी, किस कंट्री की बीचेस सबसे ज्यादा साफ सुथरी और अच्छी हैं, सो सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस आपको देखने को मिलेंगी स्पेन में। सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग बीचेस आपको कहां देखने को मिलेंगी, दैट इज इन स्पेन। ये भी आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिक्स यूथ समिट 2020। सो पहली बात तो आपको फिर से रिकॉल करा दूं, ब्रिक्स क्या है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनका एक ब्रिक्स यूथ समिट हुआ था, और इंडिया की तरफ से किसने हमारे पास एड्रेस किया, किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने इंडिया के बिहाफ पे एड्रेस किया, और इन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज को इनवाइट किया कि वो खेलो इंडिया गेम्स 2021 में पार्टिसिपेट करें। देखिए इंडिया में स्कूल लेवल पर हमने क्या किया है कि खेलो इंडिया गेम्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि स्कूल और कॉलेजेस में हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। 2021 की खेलो इंडिया गेम्स कहां होंगी, याद रखिएगा पंचकुला हरियाणा में। तो इसमें हमने ब्रिक्स कंट्रीज को इन्वाइट किया है कि वो भी आकर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और आपको सुन ये भी याद रखना है कि 2020 की खेलो इंडिया गेम्स कहां हुई थी। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि खेलो इंडिया गेम्स 2020 कहां हुई थी, तो ये हुई थी गुवाहाटी में। खेलो इंडिया 2020 गेम्स कहां हुई थी, गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहां है, असम में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग। देखिए यहां पर रमेश पोखरियाल जो हैं उन्होंने एक टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की है ताकि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो मदर टंग में यानी कि लोकल लैंग्वेज में दी जा सके, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसको लीड कौन करेंगे, अमित खरे। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिसका काम रहेगा ब्लूप्रिंट तैयार करना, मतलब एक मसौदा तैयार करना कि कैसे टेक्निकल एजुकेशन मदर टंग में दी जा सके, उसको लीड कौन करेंगे, अमित खरे, ठीक है। तो 1 महीने में रिपोर्ट देंगे और उसके बाद गवर्नमेंट जो इसके ऊपर काम करेगी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता ही होने चाहिए, रमेश पोखरियाल। अभी एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा चेंज क्या देखने को मिला, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। याद रखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास आ चुकी है। इससे पहले लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में। आप देख सकते हैं कि लगभग हमारे पास 34 साल बाद, ठीक है, 34 साल बाद हमें देखने को मिली नई एजुकेशन पॉलिसी।
अब आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रिपेयर किसने किया, हु प्रिपेयर। सो देयर इज अ टीम, पूरी की पूरी एक टीम थी जिसको लीड किसने किया था, के कस्तूरी रंगन ने। ठीक है, एक पूरी टीम थी जिसको लीड किसने किया था, के कस्तूरी रंगन, जो कि हमारे पास फॉर्मर साइंटिस्ट हैं इसरो के। ठीक है, के कस्तूरी रंगन ने ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो प्लान की है। ठीक है, पूरी की पूरी पॉलिसी जो है वो प्लान की है। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास रेमियोना नेशनल पार्क इन रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए, असम गवर्नमेंट ने यहां पर प्रपोज किया एक नया नेशनल पार्क, रेमियोना नेशनल पार्क। तो पेपर पॉइंट में सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रेमियोना नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे, रेमियोना नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ असम। एक और चीज यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो क्या कि असम में वैसे तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन सबसे फेमस नेशनल पार्क है सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए। ठीक है, वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है एंड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो पूरे विश्व के आपको कहां देखने को मिलेंगे, दैट इज अगेन इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन्ड। देखिए, एक अच्छी खबर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। देखिए, हमारे पास क्या कहा गया है नेवी की तरफ से कि 2022 के एंड तक हमारे पास, 2022 के स्टार्टिंग में और या 2021 के एंड तक हमारा खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन हो जाएगा, यानी काम करने लगेगा। और इसका नाम क्या होगा, आपको बता दूं, इसका नाम होगा INS विक्रांत। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी शिप होती है जैसा कि ये, इसके ऊपर काफी सारे फाइटर प्लेन खड़े होते हैं और इसके साथ कई तरह की मिसाइल्स और काफी कुछ हथियार, गोला बारूद लैस होता है। इंडिया का सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर अभी ऑपरेशनल है, याद रखिएगा, सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर अभी काम करने लायक है, जो काम कर रहा है उसका नाम है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य, जो कि हमने रशिया से परचेज किया था। कहां से परचेज किया था, रशिया से। और इसका पुराना नाम था एडमिरल गोर्शकॉफ। इसका ओल्ड नेम क्या था वो भी याद रखना, एडमिरल गोर्शकॉफ। ओके, अभी जो हमारा खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने खुद बनाया है, इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम है INS विक्रांत, जो कि 2021 के एंड तक हमारे को मिल जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। INS विक्रांत के बाद इंडिया अब एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बात कर रहा है, जिसका नाम होगा INS विशाल। इंडिया इसको बनाने की बात कर रहा है। अब खास बात क्या है कि INS विशाल एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगा। ये अपने आप में बहुत खास बात होती है। ये आने वाले टाइम में न्यूक्लियर पावर्ड इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ठीक है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम होगा INS विशाल। अभी 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर जो वर्किंग में है, जो काम कर रहा है, पहले तो उसका नाम याद रखिएगा, जो काम कर रहा है उसका नाम है INS विक्रमादित्य। रशिया से खरीदा था, ठीक है, और ओल्ड नेम था एडमिरल गोर्शकॉफ। अभी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो काम कर रहा है उसका नाम ये है, जो 2021 तक आ जाएगा, उसका नाम है INS विक्रांत। जो फ्यूचर में आएगा, जो सबसे लेट आएगा, उसका नाम है INS विशाल, और वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पोस्टल स्टैंप इन द ऑनर ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, इनकी याद में हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर एक पोस्टल स्टैंप इशू की है, डाक टिकट। IK गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, और इनको रिप्लेस किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इनके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर आए वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, ऑल्दो इनका जन्म झेलम में हुआ था, जो पाकिस्तान में, बाद में ये भारत आ गए थे फैमिली के साथ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट पूछना चाहूँगा, बहुत पाकिस्तान का नाम आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना ही चाहूँगा, सॉरी। वो क्या कि पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे भारत में है भारत रत्न, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम निशान पाकिस्तान, वो किस भारतीय प्रधानमंत्री को मिला है, तो याद रखना वो है मोरारजी देसाई। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सॉरी, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान जिनको मिला है वो कौन है,
मोरारजी देसाई, जिसको बोला जाता है निशान पाकिस्तान। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि किस इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, सो वो है मोरारजी देसाई, उनका नाम भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या रही कि भारतीय को रंजीत सिंह देसाले को ये अवार्ड मिला, ठीक है, और $1 मिलियन का प्राइज इसमें था। बड़े इनोवेटिव मेथड लगाए इन्होंने। महाराष्ट्र के एक स्कूल टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बेसिकली पढ़ाते हैं। इनोवेटिव मेथड से इन्होंने टीचिंग शुरू की, जिसको सभी ने रिकॉग्नाइज किया, और यहाँ पर वार्की फाउंडेशन और यूनेस्को ने मिलकर इनको ये $1 मिलियन का अवार्ड दिया है। यूनेस्को दैट इज नोन टू बी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्टूडेंट पेरिस फ्रांस में है, ठीक है, और इनको ये अवार्ड मिला। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या रही, रंजीत सिंह देसाले ने क्या कहा कि वो अपने प्राइज की हाफ मनी, यानी 1 मिलियन का हाफ वो बाकी के जो कंटेस्टेंट थे उनको बांट देंगे, जो फाइनलिस्ट थे उनमें बांट देंगे। तो आप इनकी दरियादील देखिए कि जो पैसा इन्हें मिला वो भी ये बांटने जा रहे हैं। तो एक वर्ल्ड क्लास टीचर है, और वर्ल्ड क्लास टीचर के होने के नाते मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास वर्ल्ड टीचर डे ऑब्जर्व किया जाता है कब, सो वर्ल्ड टीचर डे याद रखिएगा, ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। वर्ल्ड टीचर डे का ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक दुखद न्यूज है कि डॉक्टर आर रामकृष्णन पासिस अवे। ये हमारे पास स्टूडेंट इंडिया के जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे, ठीक है, इसरो के लिए काम किया था इन्होंने, और अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो पेपर में इनका नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो एक साइंटिस्ट थे। साथ ही हमारे पास एक और पर्सन की डेथ हुई है, आपने सुना ही होगा, किंग ऑफ स्पाइस, ठीक है, धर्मपाल चुन्नीलाल गुलाटी, ठीक है, या सिंपल धर्मपाल गुलाटी, जो हमारे पास MDH मसालों के लिए फेमस थे। तो MDH की फुल फॉर्म आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी भी हो सकती है, माशियां दी हट्टी, ठीक है। पाकिस्तान में पाकिस्तान से भारत आकर स्पाइसेस का बिजनेस हमारे पास इन्होंने स्टार्ट किया, और अल्टीमेटली उसमें हिट हो गए। और राइट नाउ अगर हम बात करें, स्पाइसेस की दुनिया के बादशाह थे। तो लाइक ऑल दो इनकी लाइफ स्टार्टिंग में इतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन जाते जाते कई सारे रिकॉर्ड या एस्टेब्लिश कर गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जय हिंद ब्रिज। देखिए वेस्ट बंगाल में हमारे पास क्या हुआ है, ममता बनर्जी ने एक ब्रिज जो है उसका इनॉग्रेशन किया, जिसका नाम जय हिंद ब्रिज रखा गया है। किसके नाम पर, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस को जय हिंद के नारे के नाम से जाना जाता है। उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए कोलकाता में इस ब्रिज को हमारे पास इनोग्रेट किया गया है। तो आप याद रखिएगा, कोलकाता, ये जय हिंद ब्रिज आपको कहां देखने को मिलेगा, दैट इज इन द स्टेट ऑफ कोलकाता। अभी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, अभी कुछ टाइम पहले डियागो मैराडोना की डेथ हुई थी। डियागो मैराडोना हमारे पास अर्जेंटीना के बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे। तो उनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम भी कोलकाता में रखा गया है, ठीक है। एक छोटे से स्टेडियम का नाम डियागो मैराडोना के नाम पर रख दिया गया है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ कोलकाता, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिटी कोलकाता। ओके, लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, ठीक है। टाइम्स किड ऑफ द ईयर, तो हमारे पास गीतांजलि राव 15 साल की एक इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। महज 15 साल इनकी उम्र है, और लेकिन इन्होंने कई अजीब और हैरतअंगेज कारनामे किए। सो इन्होंने इश्यूज टैकल किए हमारे पास ड्रिंकिंग को लेकर, वाटर ड्रिंकिंग को लेकर, ओपियड एडिक्शन जो अफीम की लत लग जाती है, साइबर बुलिंग को लेकर, उन सब इश्यूज को टैकल करने के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। सो इसीलिए टाइम मैगजीन, जो कि एक वर्ल्ड फेमस मैगजीन है, उसने गीतांजलि राव को यहाँ पर एक तरह से रिकॉग्नाइज किया है एज किड ऑफ द ईयर। पहली बार ऐसा कुछ हमारे पास देखने को मिला है। तो सीधा सीधा नाम आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे स्टूडेंट लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।